Today we will talk how to prepare for science. Preparation of science. समझ लीजिए आपके टर्म 1 में हार्डली एक एवरेज मान के मैं चलूं 10 days आर लेफ्ट, बीच में कंप्यूटर पेपर आ रहा है, तो 10 दिन में आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे जिससे कि साइंस की प्रिपरेशन हो जाए। अब इस 10 दिन में जो प्रिपरेशन वाला वर्ड यूज कर रहा है डजंट मीन कि कोई एक नई चीज पढ़ रहे हैं। आपने जो कुछ भी पढ़ा है अप्रैल से लेकर अभी तक उन सभी चीजों का प्रॉपर तरीके से रिवीजन और उनको अपने दिमाग में रखना। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि ये चैप्टर और ये चैप्टर आएंगे टर्म 1 में, ये तो क्लियर था। ओके, लेकिन आपको ये चीज नहीं मालूम थी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर आए हैं उसमें क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का मतलब व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट वन एग्जांपल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, व्हाट इज रेंसिडिटी, ठीक है, व्हाट इज दिस एंड दैट, ऐसा नहीं पूछा जाता है। थोड़ा सा उस चीज को घुमाया जाता है, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन दे दिया गया, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, उधर आता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस वन, ये किस टाइप का रिएक्शन है, इसमें जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट वन मोर एग्जाम्पल। तो मतलब आपसे ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, आप इस तरह की उम्मीद ना रखें। जब थ्योरेटिकल पेपर भी होता तो ये ना पूछा जाता व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट वन एग्जाम्पल। अब सवाल है तैयारी कैसे करें। जैसे फर्स्ट चैप्टर को हम पकड़ते हैं, आपका जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपका जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन प्लस उसके अलावा रेडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इज इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। दो क्वेश्चन आना मस्ट। आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, और फिर रेडॉक्स को भी मैंने इंक्लूड कर लिया। रेडॉक्स के अंदर एक खास बात होती है, उसमें 4 चीजें और पूछी जा सकती है रेडॉक्स रिएक्शन में। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपको खुद देखना है वीडियोस के माध्यम से, बुक के माध्यम से, कि कैसे आप ये चीज पता करेंगे। मैं आज आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि वहां पूछा क्या जाएगा। कोई इक्वेशन दिया, विच टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे नीचे 4 दिए हुए हैं, रिएक्शंस लिखे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको कॉम्बिनेशन का याद रहना चाहिए। कॉम्बिनेशन क्या होता है, राइट हैंड साइड में प्लस नहीं होता, डिकम्पोजिशन के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों। इन बेसिक चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो और जो आपके फर्स्ट चैप्टर में जितने भी आपकी एनसीईआरटी के बुक रिएक्शंस दिए हैं उनको एक बार जरूर देख लेना आप, जितने भी रिएक्शन दिए हुए हैं। और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे पेज नंबर 8 पर हीट किया जाता है जब फेरस सल्फेट को, तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और कुछ चीजों का नाम जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन कहते हैं, क्विक लाइम किसे कहते हैं, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं आपसे पूछा जा सकता है। मेरे कहने का मतलब है टाइप्स ऑफ रिएक्शन के साथ साथ आप जो आपके बुक में रिएक्शन दिए हैं, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिकम्पोजिशन या तो हीट के जरिए होता है, या लाइट के जरिए होता है, या इलेक्ट्रिसिटी के जरिए होता है। तो इन सब के क्या अलग अलग एग्जाम्पल है, वहां आप पूरी देखिए। एमसीक्यू जब पेपर आ रहा है, इट मीन्स यू हैव टू स्टडी योर एनसीईआरटी बुक वेरी थॉरोली, एनसीईआरटी बुक वेरी थॉरोली। एक बार पढ़ना पड़ेगा एवरी लाइन, हर लाइन को, और समझना होगा, रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन भी वही है, आंसर भी वही है। यानी आपको अगर आप गलत तरीके से सोचोगे या गलत तरीके से आप उसको ट्रीट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो गलत तरीके से भी जो आंसर आना चाहिए वो भी मेंशन होगा 4 आंसरों में। इसलिए आपको अपनी बुक पढ़ते समय एनालिसिस
ऑफ सेंटेंस, एनालिसिस ऑफ द पैराग्राफ, एनालिसिस ऑफ द पेज एंड एनालिसिस ऑफ द चैप्टर तरीके से करना है। आपकी जो बुक में दिया है हर लाइन, हर पैराग्राफ, हर पेज या हर चैप्टर को बहुत तरीके से पढ़ना है, रटने की कोशिश ना करें। इज इट क्लियर? ये भी पूछ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैलेंस्ड। 4 रिएक्शन दिए हैं तो आप देखना और बताना, ठीक है। तो ये तो आपकी पहले चैप्टर की कहानी हो गई। बहुत ज्यादा गुंजाइश हो जाती है क्वेश्चंस के पूछने की, किसमें? एसिड बेस एंड, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है इंडिकेटर से, जिसमें आते हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर, फिर आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। और एक तीसरा इंडिकेटर कौन सा होता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इनके एग्जाम्पल्स, इनके क्या हुआ है वो सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे आप। और आपका जो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथैलीन ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, उसमें क्या होगा? मिथाइल ऑरेंज का यूज करते हैं या फिनोल्फथैलीन, तो क्या कलर का होता है, जब उसको डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज इन कलर। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि मिथाइल ऑरेंज में येलो कलर का हो जाता, सॉरी रेड कलर का हो जाता है एसिड में, और येलो कलर का हो जाता है बेस में। इन सारी चीजों को, बहुत छोटी छोटी जो चीजें हैं कलर से रिलेटेड, वो आप पढ़ें। एग्जाम्पल के साथ साथ कलर में जो चेंजेस लाते हैं, जैसे लिटमस पेपर भी तो कलर में चेंज करता है, ठीक है। ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वहां ये कंफ्यूजन ना आके खड़ी हो जाती है, यार रेड था कि ब्लू था, ब्लू और रेड का ही तो, रेड लिटमस पेपर ब्लू। इस चीज को आप क्लेरिफाई करते हुए कि हमें कोई गलती ना हो जाए मुझसे। दूसरी बात, आप ये इंडिकेटर्स के बाद आप आएंगे तो आपका एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। जानकारी है, जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। तो मान लो कहता है कि जिंक H2SO4 से रिएक्शन करता है, तो बताइए कौन सा इक्वेशन होगा? तो आपको अपनी एनसीईआरटी में ढंग से देखना होगा कि क्या चीज कैसे बन रही है और कैसे मुझे करना है, ये इससे रिएक्शन करेगा तो कैसे निकल के आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ चीजों के फार्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं जहां आप फंस सकते हैं। जैसे आप अपनी एनसीईआरटी में ही देखिए, पेज नंबर 20 पे ये दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टिंग विद जिंक एंड फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। तो यहाँ पर सोडियम जिंकेट का फार्मूला भी कभी हुआ, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट? 4 ऑप्शन दिया होगा, इधर उधर कर देगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कोई चीज का फार्मूला कैसे होता है। ये चीज आप तभी कर पाओगे जैसे आप इस चीज को पढ़ रहे हैं अपनी बुक में। मेरी बात सुनिए, आपने जैसे अपने बुक में पढ़ा और ये चीज आएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जिंक से रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट और H2 बना रही है, तो आपके लिए सबसे नई बात क्या हो गई? क्या हमने पढ़ा था कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस H2 आता है। यहाँ पर तो NaOH बेस है, एसिड के साथ होता है हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, तो भाई हाइड्रोजन आयन होता है ना, और वाटर के साथ कर ले तो हाइड्रोनियम, और बेस के साथ क्या होता है? हाइड्रोक्सिल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एसिड बेस का रिएक्शन क्या है, कैसे है, कौन सी चीज क्या प्रोड्यूस करती है, इन सारी चीजों को देखते हुए अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, बहुत ज्यादा अच्छा है। एक तो आपकी पीएच वैल्यू है जो वैसे तो निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन H प्लस कंसंट्रेशन, मैं आपको शॉर्टकट बता पाया हूं, माइनस लॉग, ये तो है लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताया था कि मान लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया 10⁻⁻², तो पीएच क्या हो जाएगा? 2। लेकिन ध्यान रखें, जब आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया हो यानी H प्लस, अब कहीं पर दिया है कि हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन 2 है, 10⁻², सॉरी, तो पीएच क्या होगा भाई? हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन 10⁻² है। तो मेरा सवाल है कि पीएच निकालने के मुझे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चाहिए और हमें दिया गया हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? एक रूल बताया था आपको
याद है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? 10 पावर माइनस 14, 10 पावर माइनस 14। तो H प्लस निकालना है तो 10 पावर माइनस 14 अपॉन OH माइनस से डिवाइड कर दो। तो 10 पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई 10 पावर माइनस 2 क्या आ जाएगा? 10 पावर माइनस 12। तो pH कितना हो जाएगा? अरे अब तो 12 हो जाएगा। जब H प्लस कंसंट्रेशन आ जाएगा तो आप माइनस हटा देंगे पावर में से। अगर आपको और ये नहीं समझ में आ रहा मान लो, तो आप ये ध्यान रखो कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन दिया हाइड्रोजन आयन, तब तो आप वही लिख देंगे माइनस हटा के। pH 1 से लेकर 14 तक तो होता है, तो जो है H प्लस में तो बहुत इजी है, जो उसका पावर हटा दिया। OH माइनस में मान लो ये सारी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, तो OH का जैसे माइनस 2 देख दिया आपके हिसाब से क्या रहा, लेकिन ये समझ पा रहे हो कि OH का कितना है? 10 पावर माइनस 2, तो 2 दिख रहा है, लेकिन 2 नहीं होगा, उसको 14 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर OH माइनस का दिया है फिर पावर से तो माइनस हटा दिया, 2 आ गया। अब इसको 14 में से ये आपका pH आ जाएगा। क्या आ जाएगा? pH का डायरेक्ट संबंध हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से होता है, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का संबंध हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन से भी होता है। क्या होता है मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का? H प्लस कंसंट्रेशन एसिड की स्ट्रेंथ को बताता है कि कितना एसिड प्रेजेंट है, और OH किसको बताता है? बेस का। तो जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी आप वही डिक्लेयर कर दोगे। एसिड की ज्यादा है ये एसिडिक है, और बेस की ज्यादा है तो ये यही तो करते हो आप। तो उसके लिए आपको एक रूल बताया था, यूनिवर्सल इंडिकेटर वाली कैटेगरी में आया था, आपको pH वैल्यूज दी थी 1 to 14। हालांकि pH वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है। तो आपको एक चीज बताई गई थी कि एसिड के लिए 1 से लेकर एसिड का जो था 1 2 3 4 5 6, न्यूट्रल के लिए क्या था बेटा? 7, और बेस के लिए क्या था? 8 9 10 11 12 13 14 है। ये सारा ब्यौरा है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? जब 1 है pH तो 10 पावर माइनस 1, और 6 के केस में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? कौन बड़ा है? 10 पावर माइनस 1 के 10 पावर माइनस 6? माइनस में पावर जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। मैं आपसे पूछूं कि ये कंसंट्रेशन इससे कितना गुना ज्यादा है? इसका कितना गुना है? 5। 10 पावर माइनस 1 10 पावर माइनस 6 का कितना गुना है? चलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 50 10 का कितना गुना है? 5 टाइम्स। ये 5 आप कैसे लाते हो? यू डिवाइड 50 बाई 10। यहां पर भी डिवाइड करो ना, 10 पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 पावर माइनस 6। ये माइनस 6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 6। 10 पावर 5, 10 पावर 5 मीन्स 1 लाख टाइम्स। 1 के आगे 5 जीरो आ जाएंगे, 1 लाख गुना बड़ा। 1 लाख गुना है, सॉरी बड़ा नहीं, 1 लाख गुना है ये, यानी कि ये वाली स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। किससे? तो यानी कि जिसकी pH एसिड के केस में जितना कम होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो उतना ही, यानी ये स्ट्रॉन्गेस्ट से S से W की तरफ जाता है एसिड वाले केस में, स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट। क्यों जाता है रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बेस में यहां पर आइए, बेस की बात हो रही है, pH 8 है, क्या है, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है? 10 पावर माइनस 8 होगा कि नहीं? हम तो बेस की बात करें तो OH माइनस कितना होगा बेटा? 10 पावर माइनस 6। दोनों का प्रोडक्ट माइनस 14 आना चाहिए ना। और इसका क्या होगा? 10 पावर माइनस 5। इसका क्या होगा? इसका लास्ट वाले का 10 पावर 0। एक बात बता रहा हूं, चलो 10 पावर 0 से तुम कंफ्यूज हो रहे हो, 13 के पास आओ। इसका होगा 10 पावर माइनस 1 भाई, H प्लस तो 10 पावर माइनस 13 होगा। OH क्या होगा? 10 पावर माइनस 1, और इसका क्या आया था? 10 पावर माइनस 6। अब बताओ कि इसका OH के केस में किसका कंसंट्रेशन बड़ा है?
13 का कि 8 का? 13 का। यानी ये क्या है? वीकेस्ट। और ये क्या है? बेस में उल्टा होता है। बेस में क्यों उल्टा होता है? क्योंकि ये जो बेस जिसका पीएच 13 है उसमें बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा है। बेस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन टू एसिड। या फिर यहां पर बेस का कंसंट्रेशन कितना था? 10 पावर माइनस 6। 8 वाले में कितना था? 10 पावर माइनस, और इसका क्या है? 10 पावर माइनस 1 लाख टाइम्स। इसलिए स्ट्रॉन्ग इधर ही तो होगा ना, वीकेस्ट टू। अच्छा, न्यूट्रल जो कहा जाता है कि एसिड का कंसंट्रेशन बेस के कंसंट्रेशन के इक्वल है, 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 7। एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है ना, दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रल कहा जाता है। अब आपको एक चीज और समझनी होगी, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी एसिड में आप थोड़ा सा वाटर मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है ना, तो उसका पीएच बढ़ेगा कि कम होगा? एसिड कम होगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये तो उसका बढ़ेगा। इस जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका होता है पीएच यानी 1। इसके अंदर आपने मान लो वाटर मिलाया, वाटर का पीएच क्या होता है? 7। तो इसकी स्ट्रेंथ को और कम करेगा ना। अब इसका कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 1 नहीं होगा। जब उसके अंदर आप पानी मिलाओगे तो 10 पावर माइनस 2 होगा, क्योंकि आप एक ऐसी चीज मिला रहे हो जिसका मेरी बात तो समझो, जिसका पीएच इस एसिड के पीएच से यानी कंसंट्रेशन कम है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? तो कम होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और सम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस की बात है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आप उसे पढ़िए। लेकिन पढ़ते समय एक बात का ध्यान रखिए कि उस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है, एक दूसरा निक नेम भी होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और उसके यूजेस क्या है, उसके क्योंकि यूजेस में 4 ऑप्शन दिए हैं। एक बार ढंग से पढ़ना दिमाग में लगा के, और क्यों यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। तो ये आपका केमिस्ट्री के जो 2 चैप्टर हैं इधर हो गया। अब केमिस्ट्री के 2 चैप्टर के बाद ये आपका तीसरे चैप्टर में बहुत इजी है, आप अपनी किताब को 2 बार पढ़ लीजिए, खत्म बात, कुछ भी नहीं है। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, पीवीसी, इन सब के बारे में, और एक्सेप्शन दिए हुए हैं। एक्सेप्शन दिया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, एम्फोटरिक ऑक्साइड दिया है, रिएक्शंस दिए हैं। चैप्टर 3 में कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें आप बहुत दिमाग लगा रहे हैं, जैसे चैप्टर नंबर 2 में है। उसको आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस बुक को आप 2-3 बार पढ़िए, 2 बार अपनी बुक को पढ़िए। आपको उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसकी तुरंत आंसर दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया आपका केमिस्ट्री का। अब क्या बचता है आपका? फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में अभी आपसे डिस्कशन होगा नेक्स्ट वीडियो में।